सो हेलो एवरीवन, टेकेड की नई वीडियो में स्वागत है। और हमने पिछली वीडियो में स्ट्रिप्स तक क्वेश्चंस कर लिए थे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, ठीक है। एरे रीऑर्डरिंग, फूड बाइंग, बैलेंस्ड राउंड, जूसर एंड नाश्ते एंड राइस। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आएगी। ये सॉल्यूशंस है। इससे पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे कि तुम्हें एटलीस्ट क्वेश्चन तो पढ़ लो, है ना। तो इस पे जाके जो ये प्रॉब्लम सेट है इनको एक बार इन 5 क्वेश्चन को पढ़ सकते हो तुम, जिससे कि इजी रहे समझाने में, ठीक है। वरना बेसिक से शुरू करना पड़ता है। तो जिसको जीसीडी नहीं पता है उसको बता दूं मैं, जीसीडी जो होता है वो एचसीएफ की तरह होता है। मतलब एचसीएफ ही होता है। जैसे तुम्हें पता है कि लेट से 3 और 6, इनका इन इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। मतलब 3 की टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। क्लियर बात है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिमिलरली 9 और 6 का देखें तो इसका आंसर भी 3 होगा, ठीक है। दोनों किसकी टेबल में आते हैं? एक तो 1 की टेबल में आते हैं, दूसरा 3 की टेबल में आते हैं। सही बात है। तो 1 तो नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और यहाँ पे एक और अजीब सी कंडीशन है, अजीब सी नहीं, एक इंटरेस्टिंग कंडीशन कहेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है एजे, ठीक है। एक अच्छी बात ध्यान रखना कि यहाँ पे 2000 तक है तो एन स्क्वायर भी अगर जाएगा टेंशन की बात नहीं है। ब्रूट फोर्स भी हम करेंगे तो दिक्कत की बात नहीं है। टेस्ट केस डज नॉट एक्सीड, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया है। क्लियर हो रहा है। और गुड इंडेक्स क्या होता है? गुड इंडेक्स ये होता है जिसमें आई जो है वो छोटा है जे से। आई और जे के इंडेक्स है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। और सेकंड थिंग इज दिस, कि एरे जो होता है हम उसको, एरे के एलिमेंट्स को किसी भी तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो तुम्हें शुरू में नहीं दिखेगी अगर तुम न्यू भी हो तो, है ना। तो ऐसे मत सोचना कि ये कैसे आया दिमाग में। ए आई और 2 एज। ए आई जो है वो, अगर मैं यहाँ पे गोला बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इवन ऑड का चक्कर है, अगर तुमने नहीं सोच पाए हो तो देखो। अगर ए आई हमारा इवन होगा ना तो डेफिनेटली इसका जीसीडी जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि 2 हो सकता है मिनिमम तो। समझ रहे हो? इवन क्योंकि 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई, ए का मैटर, ए जे का मैटर नहीं करता कि वो इवन है ऑड है ना। वो इवन भी चलेगा ऑड भी चलेगा। रीजन बीइंग क्योंकि 2 से जो भी मल्टीप्लाई होता है वो इवन हो जाता है ना। और उसमें से 2 तो कॉमन फैक्टर निकल ही आता है। और ए आई अगर इवन है तो भाई कर लो बात, ये तो डेफिनेटली हमारा जीसीडी ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो एक अच्छी बात ये है इसमें, एक देखने लायक बात ये है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जीसीडी निकाल, अगर जीसीडी ग्रेटर देन 1 आ रहा है वो तो ठीक बात है ना। क्वेश्चन में अगर तुम बेसिकली सोचो कि इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसका भी जीसीडी ग्रेटर देन 1 आए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो तुम बताओ कि कितने कितने का आ पा रहा है ना। मगर सेकंड थिंग बोला है कि हम एरे के एलिमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होने का बेस्ट तरीका क्या है, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी गुड इंडेक्स पेयर नजर आए। तो ये तरीका है कि हम स्टार्ट करें। देखो यहाँ भी देख सकते हो तुम ट्यूटोरियल पे, हम स्टार्ट करें इवन से, ठीक है। तो बहुत ही एक बारीक सी ऑब्जर्वेशन है ये, कि शुरू में पता ना चले मगर एक आइडिया मिल ही जाता है कि 2 AJ लिखा है। क्योंकि ए आई की, अगर ए आई इवन है तो 2 जीसीडी इन दोनों का क्या होगा? एटलीस्ट 2 तो होगा ही, क्योंकि ए आई इवन है रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ जे, क्योंकि ए जे कुछ भी हो सकता है। ये समझा दिया मैंने। वी कैन पुट ऑल द इवन वैल्यूज बिफोर द ऑड वंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहला तरीका, क्योंकि ए आई यानी इंडेक्स आई जो है वो स्मॉलर देन जे होगा फॉर गुड इंडेक्स पेयर, तो हम क्या करेंगे? वी कैन पुट ऑल द इवन वैल्यूज बिफोर द ऑड वंस। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता किसके लिए, मतलब इवन ऑड में। अगर इवन हमारी एक साइड है, अगर हम सॉर्ट करें तो यहाँ पे अगर जीसीडी, अगर तुम ऑड के केस में देखो, इवन का तुम्हें आइडिया मिल गया है ना, मैं कोड दिखाऊंगा और क्लियर होगा। अगर तुम ऑड का केस देखो तो जीसीडी ए आई 2 AJ को देखोगे तो वो ए आई ए जे के बराबर ही है। 2 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है फॉर ऑड ए आई एंड ए जे। समझ में आया? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ए आई ऑड है और वो उसमें 2 भी नजर आता है उसके फैक्टर, नहीं नहीं। तो अगर तुम इसको आगे पीछे भी करो, शिफ्ट करो, है ना, तो दिक्कत है नहीं। तो दिक्कत थी ओनली, मतलब एक ज़्यादा वे फाइंड आउट करने का था गुड पेयर को, कि हम इवन को पहले रखें। तो ईच पेयर विल कंसीडर एग्जैक्टली 1 टाइम इफ बोथ आर ऑड, रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर। क्लियर है?
तो हमने इसको अप्रोच कैसे करा, दिस इज द एरे रीऑर्डरिंग। ठीक है, तो एक एक अलग चीज देख नजर आएगी तुम्हें, ये वाली। ये तुम नया सीखोगे अगर तुमने नहीं पता था तो। जैसे लैम्डा फंक्शन होता है ना। तो हम इनिशियली क्या करते हैं, एरे लेते हैं, उसमें सारी वैल्यूज डालते हैं। यहाँ पे मैंने वेक्टर लेके कर लिया। ठीक है, पहले भी बता रखा है ये चीज। वाइल टी माइनस मैंने टेस्ट केस चलाया, ये टेस्ट केस के अंदर होगा। और पहला काम है हमारा कि, क्योंकि बोला है कि आर्बिट्री ऑर्डर में सेट कर सकते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि हम आर्बिट्री वेज में कर सकते हैं जिससे कि मैक्सिमम गुड पेयर आए। तो इसका फायदा उठाने के लिए हमने क्या करा कि इस तरीके से सॉर्ट कर दिया इवन ऑड के बेसिस पे। अब होगा क्या, इसमें करा क्या, सॉर्ट करना तो तुम्हें पता है, ए डॉट बिगिन ए डॉट एंड करते हैं। थर्ड एक कंडीशन लगा दी। अब ये कंडीशन वन आएगी कब, जब एक्स मॉड्यूलस टू, दैट इज, अगर मान लो तुम एक्स इवन है तो इवन का तो जीरो आता है रिमाइंडर, ऑड का रिमाइंडर वन आता है, तो जीरो स्मॉलर देन वन होगा, है ना। जीरो स्मॉलर देन वन होगा तो ये कंडीशन ट्रू है। तो इवन का केस पहले सेटिस्फाई होगा। यानी अगर हमारा ऑर्डर जो है वो लेट से 14241 है, मान लेते हैं 14241 है, तो इस केस में सॉर्टिंग किस बेसिस पे होगी, इवन को पहले सॉर्ट कर देगा उसके बाद ऑड आएंगे। ठीक है, यूजिंग दिस कंडीशन। तो ये फायदा हुआ हमारा कि हमने सॉर्टिंग बेस्ड ऑन इवन ऑड कर दिया। जब भी ये रिटर्न ट्रू करेगा हम इसको सॉर्ट कर देंगे पहले। तो हमने इनिशियली इवन को सॉर्ट कर दिया, उसके बाद ऑड को। ठीक है, और ऑर्डर डजेंट मैटर इन केस ऑफ वन। तो काउंट करेंगे सेकेंड टाइम। ये हमारा जो था मेन लॉजिक था, मतलब मेरे को इस कोड में ये एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत पड़ी जस्ट टू फॉलो दिस दिस रूल, है ना। तो हम सेकेंड टाइम क्या करेंगे, आई मैंने जीरो से शुरू करा और हम एन तक गए। जे को आई प्लस वन से शुरू करा और ये भी एन तक गए और आंसर में प्लस कर दिया अगर जीसीडी। अब तुम एक काम कर सकते हो कि जीसीडी खुद से भी बना सकते हो। क्लास टेंथ का पहला चैप्टर पढ़ना और थोड़ा मैथ्स का कोड करने की कोशिश करना अगर जीसीडी तुमने पहले नहीं करा है तो। ठीक है, वो यूक्लिड डिवीजन लेमा ऐसे ही करके कुछ था, है ना। तो ए आई कॉमा ए जे मल्टीप्लाई टू से कर दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला गया। अगर वो ग्रेटर देन वन आता है तो आंसर में ऐड कर दो। और ये जो है वो जीरो या वन ही आएगा। अगर ये ट्रू होगा तो जीरो वन आएगा, और ट्रू होगा तो वन आएगा, और फॉल्स होगा तो जीरो आएगा। तो आंसर में रिस्पेक्टिवली ऐड होता जाएगा अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बस हमने यहाँ पे मैक्सिमाइज करने के लिए ये सॉर्टिंग इवन और ऑड के बेसिस पे करी है। क्लियर होता है, होप हो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है, दिस इज फूड बाइंग। फूड बाइंग का चक्कर क्या है कि, अगेन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुमने क्वेश्चन पढ़ रखा है। तो पहली बात, हमारे पास एक नंबर है और कैशबैक मिल रहा है। कैशबैक किस तरह से मिल रहा है, मैं एक थ्योरी के बेस पे ही तुम्हें समझा देता हूँ। दैट इज द गिवन वन कि ऐसा हमारे पास 19 है ना। मैंने कोड में एन की वैल्यू 19 ले रखी है, कोई दिक्कत नहीं होती, एस लो एन लो। अब एन हमारे पास 19 है। तुम्हें बोला गया है कि तुम्हें पता है ये चीज़ क्या होती है, ये सिंबल क्या होता है। लेट से अगर मैं बोलूँ इसको 2.9, तो ये होना तो थ्री के पास है मगर लोअर वैल्यू लेगा, दैट इज टू ओनली। और अगर मैं ऐसे करूँ तो, अब अगर मैं इसको 2.1 भी कह दूँ ना तब भी ये थ्री हो जाएगा। समझ में आया इसका मतलब क्या है। यहाँ लिखा भी होगा कि द ऑपरेशन दिस मीन्स ए डिवाइड राउंडेड डाउन। ठीक है, राउंडेड अप जैसे सील और फ्लोर वैल्यू होती है वैसा ही है ये। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, जिसको नहीं पता था उसको बता दिया। ठीक है, तो एक चीज़ हमें समझ में आती है कि हमें कैशबैक मिलेगा अगर हम, जैसे एन हमारा 19 है तो हम कितने भी रुपए खर्च कर सकते हैं। मान लेते हैं मैंने 19 रुपए ही खर्च कर दिए, तो मुझे कैशबैक कितने का मिलेगा, इतने का। कितना होता है ये, 1.9। और अगर हम इसको हटा दें क्योंकि तुम्हें लोअर डाउन करा है ना, तो 1 रुपए का कैशबैक ही मिला। क्या मैंने ये सही डिसीजन लिया, नहीं। मैं मैक्सिमम पता है कितने रुपए खर्च सकता था, जस्ट टू शो यू। मैं यहाँ पे तुम्हें बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 10 लेता और इसको 10 से डिवाइड करता, ठीक है, तो 19 थे हम मेरे पास 19 थे, 1 रुपए कैशबैक आ गया, है ना। तो भले ही मेरे पास 9 बचे हैं, मगर इस वन को ऐड कर दिया, यानी मैंने कितने रुपए, 20 रुपए कमाए। यही नहीं, अभी और देखो, ये 9 में वन और ऐड हुआ। ठीक है, तो 10/10 कितना होता है, एक बार और कैशबैक मिल गया। तो अब तुम्हें लॉजिक समझ में आया कि मैंने, थे मेरे पास 19 रुपए,
मगर मैंने उसको 21 रुपये खर्च करे हैं, ऐसे समझ सकते हो। थोड़ा कंफ्यूज कर दिया क्या मैंने? तो ये स्टेटमेंट समझ में आई गई होगी कि 19 रुपये हैं तुम्हारे पास, और तुम स्पेंड कर सकते हो मैक्सिमम 21। ठीक है, अब तुम बोलोगे तुमने ये 10 क्यों लिया? क्वेश्चन आता है 10 क्यों लिया भाई? वैसे तो मैंने हिंट दे ही दी है, तुम्हारे पास 19 रुपये है, तुम मान लो कि 9 लेते हो। तो किसी भी 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड करो और उसका लोअर वैल्यू निकाल के देखो, हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और 0 पॉइंट समथिंग हमेशा 0 होता है। तो कोई कैशबैक तो मिल ही नहीं रहा, है ना? सबसे मिनिमम नंबर क्या है कि कैशबैक 1 मिले, वो है 10। अब थोड़ा मैथमेटिकल बात कर रहा हूँ मैं, सबसे मिनिमम नंबर क्या है कि कैशबैक मिले, वो है 10। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है 10 से डिवाइड करेंगे, कि हम इसको कह दूं कि 10 की पावर c अगर हम करते हैं तो कैशबैक हमें c-1 का मिलता है। ये चीज़ समझ में आई तुम्हें? जस्ट अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिखाया कि 10/10 जब मैंने करा था, तो यहाँ पे पावर 1 थी, तो यानी 10 - 1 - 1 हो गया 10 की पावर 0, दैट इज 1। ठीक है, तो एक अप्रोच तो ये वाली हो सकती है। तो हम न्यू भी, तो हमने क्या करा, एक, देखो मैं तुम्हें फेलियर वाला तरीक दिखाता हूँ पहले। दिस इज फूड, बाइंग फूड, है ना? तो एक बेसिक सा लॉजिक लगाया मैंने, जो कि एक सही भी है। ठीक है, ऐसा मत सोचना गलत है, तुम्हें सही बता रहा हूँ मैं। देखो बस, कि एन हमारे पास ले लिया मैंने, टेम्प नाम का एक वेरिएबल ले लिया है, एन मेरे पास 19 है, और टेम्प मेरा फिलहाल अभी 19 है। ठीक है, समझ में आता है? मैंने सी इन एन करा, टेम्प की वैल्यू मैंने एन रख ली। ठीक है, और वाइल n - 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? ये मैंने इसलिए करा क्योंकि मेरे को कैशबैक मिल रहा है 10 10 रुपये, जो है वो मिनिमम है कैशबैक 1 लेने के लिए। ठीक है, अगर कोई बुद्धू बच्चा है तो वो 19 रुपये से भी एक ही कैशबैक लेगा, है ना? इससे अच्छा 10 रुपये ही खर्च करो कि कैशबैक तो मिल जाए कम से कम। तो अगर n - 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इस केस में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, टैम्प प्लस प्लस कर देंगे। यानी टैम्प की वैल्यू 19 से कितने हो गए, 20 हो गई। टैम्प प्लस प्लस करें और साथ में n - 9 कर दिया। अब तुम बोलोगे 9 कैसे? असल में मैंने ये करा था कि 10 तो माइनस करा, क्योंकि मैंने 10 रुपये खर्च करे हैं, साथ में 1 क्यों जोड़ा, क्योंकि कैशबैक मिला। मैं कंफ्यूजन ना, मतलब मैंने ऐसे लिखने की जगह मैंने इसको 9 ही लिख दिया माइनस का। कोई गलती नहीं है, तुम -10 + 1 भी लिख सकते हो। तो एक्चुअल में यही हो रहा है, एक्चुअल में यही हो रहा है। टेम्प में क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आंसर में हमें यही मांगा है। देखो 19 का आंसर आ रहा है 21, है ना? तो क्वेश्चन में हमें जो मांगा है वो हम पहुंचना चाह रहे हैं। तो अब हुआ क्या, टेम्प की वैल्यू 20 हो गई, और एन की वैल्यू हमारे पास 10 बच गई, क्योंकि ये वाला, इसने क्या करा, n - 9 करा। तो 19 में से 9 गए, दैट इज 10 बचे। अब 10 के साथ सेम सिनेरियो, 10 - 10 तो 0 के बराबर है, तो ये कंडीशन ट्रू है। टेम्प की वैल्यू हो जाएगी 21, है ना? और इस बार हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब यानी ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा, तो हम आउटपुट कर देंगे। ये सब कुछ सही था, सब कुछ सही था। बस दिक्कत ये थी कि हमारे पास यार एस की वैल्यू 10⁻9 तक जा सकती है, और वही हुआ कि टाइम लिमिट एक्सीड हो गई, ऐसे ऐसे सिनेरियो में। अब इतने बड़े बड़े नंबर्स में मैं 10 10 माइनस करके देखूंगा, इतना टाइम थोड़ी है। देखो लिखा हुआ आ रहा है ना, टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो एक्चुअल में पैटर्न एनालाइज करना था। नेक्स्ट स्टेप देखो, अगर तुम अगला आंसर देखोगे तो हंसोगे कि भाई ये भी तो लॉजिक है। असल में यही चीज़ देखनी होती है डेवलपर्स को, डेवलपर या कोडर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, कि हमें पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ता है और ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। मेरे पास 10 रुपये हैं, कैशबैक मिला तो 10 में एक जोड़ा 11 हो गए, मानते हो? सिनेरियो दे रहा हूँ मैं, मेरे पास 19 रुपये हैं, कैशबैक मिला, 19 में कितने, दो जुड़े, अभी मैंने दिखाए भी तो 21 हो गए। मेरे पास 28 रुपये हैं, करके देखोगे इसका, कैशबैक मिला। तुम बोलोगे कि भाई ये तो तुम मेरे को पागल बना रहा है भाई, कि वही नंबर ले रहा है जिससे कैशबैक। अरे भाई तुम कुछ भी नंबर लो, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था। लेट्स से 19 है ना, 19 की जगह तुम 20 ले लो। तो 20 के लिए क्या होगा, 10 और 10 करके काम होगा, तो यहाँ पे भी 20 में दो ही जुड़ेगा ना। मैं पीछे का बता रहा हूँ, ये तो वही रहेगा। समझ में आई? ऑप्टिमाइज हमने क्या करा, अगर तुम देखोगे इस कोड में मैं n प्लस समथिंग कर रहा हूँ, तो मैं बेवजह टाइम वेस्ट कर रहा था इस n की वैल्यू को निकालने में, जो कि ऑलरेडी थी मेरे पास, है ना? तो इस वैल्यू के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इस पैटर्न को एनालाइज करेंगे कि हम कितना एडिशनल आएगा। तो वो होगा n - 1/9। देख लो, 10 - 1/9 इज
9/9 दैट इज 1। ठीक है, सिमिलरली 19 में से एक गया, कितना होता है? 18/2 दैट इज 18/9 दैट इज 2। अब तुम बोलोगे तुम तो जानबूझ के ऐसा ले रहे हो कि 27/9 3 होता है। अरे तुम इसकी 28 की जगह 30 भी लेके देख लो। 28 माइनस, जैसे 28 था ना, मैं 30 - 1 करता हूँ, दैट इज 29/9। तो ये जो भी पॉइंट में आंसर आएगा ये 3 पॉइंट समथिंग ही तो होगा, और उसकी लोअर वैल्यू जो होगी वो 3 ही तो होगी। तो दिक्कत कुछ नहीं है, पीछे ऐड 3 होगा। यानी अगर 30 है तो 30 + 3 होगा, दैट इज 33। समझ में आता है? ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया मैंने शायद, मगर बस बेसिक सा यही लॉजिक है कि ये पैटर्न एनालाइज होता है, इसके करने के बहुत तरीके हैं। यानी तुम हैरान भी हो जाओगे, तुम बोलोगे कि एक लड़के ने ये आंसर निकाल रखा था, ये कर रखा था। ये आंसर है कि n × 1 करेंगे, n तो होगा ही, साथ में जो कैरी आएगी वो सब भी आती रहेगी। ये भी आंसर है एक तरह का। तो आंसर के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि बैलेंस्ड राउंड। फूड बाइंग हो गया। मैं अगला वाली भी खोल देता हूँ, टाइम वेस्ट ना हो। और लस्सी राइस। ओके, तो बैलेंस राउंड में क्या है कि तुमने क्या करा, प्रॉब्लम सेट करी कोड फोर्सेस की। देखो, 7 इज द टेस्ट केस, ठीक है। मतलब कितने टेस्ट केस मिलेंगे? 5 1 और 1 2 4 5 6। मैं बता देता हूँ। 5 मतलब कितनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है। 1 मतलब कि दो कॉन्जिक्यूटिव प्रॉब्लम्स के बीच में डिफिकल्टी 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी ये के है, ये एन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ तुमने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो 5 हमारे पास प्रॉब्लम्स है, दैट इज 1 2 4 5 6। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना, तो अभी तो हम लकीली हमें सॉर्टेड मिल गया। नीचे देखोगे, देखो 17 के बाद 3 आ रहा है, फिर 1 फिर 20, तो सॉर्टेड नहीं है, सॉर्ट करना पड़ेगा। ये बात तो है, ध्यान रखना इसकी। ठीक है, तो सॉर्ट क्यों करना पड़ेगा अभी बताता हूँ। एक्चुअल में हमें गैप देखना है, मिनिमम गैप कितना होगा, 1 2 4 5 6। अभी बताओ कि ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव हैं, उनके बीच में 1 से ज़्यादा का रेटिंग का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यानी जैसे रेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, तो सब आपस में जो कि मॉडरेट हो, है ना, ऐसे नहीं कि कोई एक्सट्रीम चले जाए। तो 1 और 2 के बीच में 1 का गैप, 2 और 4 के बीच में 2 का गैप, 4 और 5 के बीच में 1 का गैप, इसमें भी 1 का गैप। तो एक चीज़ देख रहे हो, 2 जो हो गया वो एक्सीड कर गया। तो एक्चुअल में हम क्या कर सकते थे कि सिर्फ 2 प्रॉब्लम रख सकते थे क्वेश्चन पेपर में, मगर हमें मैक्सिमम प्रॉब्लम रखनी है। तो दिस इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम, कि हम ऐसे रखें कि 4 5 6 रेटिंग वाली प्रॉब्लम्स रखें रेदर देन 1 और 2 वाली। क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमें रिमूव करनी है, जिससे कि हम प्रॉब्लम्स को, अरेंजमेंट को बैलेंस कर सकें। तो एक बात बताओ कि हम 1 2 सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम को रिमूव कर देते हैं ना, तो यही आंसर है। आंसर है 2। तो मैंने कैसे निकाला कि 5 में से मैंने जितनी प्रॉब्लम्स यूज़ करने वाला हूँ, 4 5 6, उसको रहने दिया, और 1 और 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ, सॉरी, मतलब 5 - 3 करा, तो बची जिन प्रॉब्लम्स को रिमूव करना है, ये सेलेक्टेड है, ये रिमूव करनी है। सिमिलरली अगला देखो, 1 और 2, एक ही प्रॉब्लम है, और हर प्रॉब्लम के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। अभी यहाँ पे 10 के अलावा कोई है ही नहीं दूसरी प्रॉब्लम, तो मैं गैप कैसे निकालूं? समझ में आ रहा है? यानी अगर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होती, लेट से यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स होती और 10 और 11 होता, तो चलता, क्योंकि गैप तो 1 का ही है, और दैट इज स्मॉलर देन 2। तो इसलिए यहाँ 0 है, किसी प्रॉब्लम को निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही तुम औरों के साथ करोगे तो सेम आएगा। हम आते हैं सॉल्यूशंस पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन डाल रखे हैं, जिसको यहाँ से देखना देख सकता है। तो यहीं का डिस्कस कर लेते हैं। एक अच्छा तरीका ये कि हम क्या करते हैं, सॉल्व को कॉल करते हैं जब तक हमारे पास टेस्ट केसेस मिल रहे हैं। सॉल्व क्या कर रहा है, सॉल्व में फर्स्ट ऑफ ऑल एन और के गए, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ये 5 और 1 जो थे, एन और के ही थे, है ना। ये मैंने बताया, ये एन है, ये के है। तो एन और के गए, मैंने फिर से वेक्टर ले लिया, सारी वैल्यूज डाली और सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करा क्योंकि मेरे को मिनिमम, मेरे को चाहिए था कि कॉन्जिक्यूटिव जो है, रेटिंग का डिफरेंस ज़्यादा ना आए। काउंट को 1 ले लिया, आंसर को 1 ले लिया। मैंने स्टार्ट 1 से क्यों करा, ये देखो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इंडेक्स है ना। स्टार्ट 1 से क्यों करा, क्योंकि मैं 2 - 1 कर रहा हूँ, है ना, ए आई माइनस ए आई -1 कर रहा हूँ। अगर इन दोनों का डिफरेंस
के से ज़्यादा आता है तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, ठीक है। यानी हमारा काउंट जो हो जाएगा वो फिर से वन हो जाएगा, काउंट की वैल्यू फिर से वन हो जाएगी, वरना हम काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो टू माइनस वन जो होता है वो वन होता है, तो क्या वन ग्रेटर देन वन है? नहीं। तो इस केस में एल्स की वजह से काउंट प्लस प्लस की वजह से टू हो जाएगा, ठीक है। और आंसर जो होगा वो मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम काउंट आएगा ना, तो फिलहाल आंसर टू है। आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। जैसे ही आगे बढ़े तो टू और फोर और टू का आ गया, तो फोर और टू की वजह से काउंट फिर से वन हो गया, क्योंकि इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, है ना। उसके बाद फिर बढ़ता ही रहेगा, और जैसे ही तीन हो जाएगा हम आंसर आउटपुट कर देंगे एन माइनस आंसर, दैट इज फाइव माइनस थ्री। होप समझ, वैसे मैंने समझा दिया है तुम्हें, ठीक है, पहले ही समझा दिया था। बाकी कोडिंग तो अलग पार्ट है। चलो, बैलेंस राउंड हो गया, नेक्स्ट पे आते हैं जूसर। जूसर जो क्वेश्चन है वो तुम्हें पेन कॉपी निकालने पे मजबूर कर सकता है, और अच्छा भी बात है कि हमें एटलीस्ट पेन कॉपी निकाल के ही काम करना चाहिए। मेरे पास ये मिक्सर है, ठीक है, जूसर है मेरे पास, और इसके अंदर मैं सिर्फ उतनी वैसे ही ऑरेंजेस डालूंगा जो एक इससे बड़े ना हो, कि ये बी है। ये साइज क्या है? बी साइज है, ठीक है। ये साइज है। अगर इससे बड़ा अगर ऑरेंज चला गया ना इस जूसर में, जूसर खराब हो जाएगा भाई। तुम बोलोगे ऑरेंज काट के भी तो डाल सकते हैं, हाँ हाँ, मगर प्रॉब्लम बनानी है भाई। तो ये जो है इसका साइज है ए आई, A1 A2 A3, ऐसे बहुत सारे ऑरेंजेस अलग अलग साइज के हैं, ठीक है। जिसका साइज बी से ज़्यादा है, ठीक है ना, कि मस्ट नॉट हैव साइज नॉट एक्सीडिंग बी, ठीक है। तो जिसका साइज बी से ज़्यादा है उसको ध्यान भी नहीं देंगे हम, उसको यूज़ ही नहीं करना। पहला कैच तो ये हो गया, कोई बात नहीं, इसमें डरने की क्या बात है, कह रहे है उसमें जिसका भी बी से ज़्यादा साइज है उसको गायब कर दो, ठीक है। चलो, सेकंड पार्ट कह रहा है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि जैसे जूस बनाते हैं ना, तो साथ में ऑरेंज का वेस्ट भी तो होता है। ऑरेंज का वेस्ट आएगा इसके अंदर, और ये जो है वो डी है। अगर ये डी से ज़्यादा हुआ, डी क्या है असल में, देखो, पहले ऑरेंज को डाला तो उसका कोई साइज होगा, दूसरे ऑरेंज को डाला उसका कोई साइज होगा, तो उनका सम, तीसरे ऑरेंज को डाला, अगर उनका सम एक्सीड कर रहा है डी से, ठीक है, ध्यान से सुनना, उनका सम एक्सीड कर रहा है डी से, तो हम क्या करेंगे, ये जो डस्टबिन है ना जिसके अंदर हमारा वेस्ट इकट्ठा हुआ है ऑरेंज का, उसको हम पलट देंगे। तो पहले टाइम पलटा गया। ऐसे करके हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू थ्रो द वेस्ट। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंडीशन है कि मान लो तुम्हारे पास तीन ऑरेंजेस थे, लेट्स से तीन तीन ऑरेंजेस थे, और इसमें से कोई भी ऑरेंज जो है वो अ, मान लो कि तीसरे ऑरेंज पे जाके डस्टबिन का साइज बढ़ गया, तुम बोलोगे ऑरेंज तो खत्म हो गए, तो वाई टू थ्रो द वेस्ट आउट ऑफ डस्टबिन। बट यहाँ पे करना होगा, ठीक है, जब भी डी से ग्रेटर देन होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि डी से ज्यादा होगा साइज, तो हम तब तब, ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि जिस तरह से अगर जूसर में लास्ट ऑरेंज डालने के बाद भरा गया ना, तो स्टिल वी हैव टू टेक आउट द डस्ट और द वेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, जस्ट कुछ कहता है कि ठीक है, हमारे पास कंस्ट्रेंट्स भी सही हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, 2 7 10 है ना पहला, यानी दो मेरे पास संतरे हैं, ऑरेंजेस हैं, ठीक है। एक का साइज 5 है, दूसरे का साइज 6 है। 7 इज द थ्रेशोल्ड, ठीक है, मतलब इससे इससे बड़ा साइज नहीं जा सकता, तो ये 7 है। तो क्या ये दोनों 7 से छोटे हैं? तो हाँ, दोनों ही जा सकते हैं, ठीक है। पहले को डाला तो हमारे पास जो डस्टबिन में वेस्ट इकट्ठा हुआ वो 5 का हुआ, दैट इज स्मॉलर देन 10, तो चलेगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। छठे 6 वाले साइज को डाला तो अब हो गया हमारा 11, तो यानी अब हमें ये ओवरफ्लो हो गया है, ठीक है। तो इस वेस्ट को हमें हटाना पड़ेगा, तो वन टाइम हमने वेस्ट हटा दिया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, द नंबर ऑफ टाइम्स हमें एम्प्टी करना पड़ा वेस्ट को, ठीक है, तो वन आ गया। यहाँ देखो, साइज जो है वो 5 है मैक्सिमम, और 7 का हम ऑरेंज ले रहे हैं, तो ये जूसर ही खराब कर देगा मेरा। मैं इतने बड़े साइज को जूसर में डालूंगा नहीं, तो जीरो आया, कुछ डाला नहीं तो वेस्ट इकट्ठा हुआ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, थ्री, यानी थ्री ऑरेंजेस हैं, 10 है इज द मैक्सिमम साइज, तो ठीक है, ये तीनों की तीनों छोटे हैं 10 से, है ना। और अगर 10 जाता है
तो हमें वेस्ट को आउट करना पड़ेगा। तो 5 और 7 जो होता है वो 12 होता है। तो वन टाइम हमने वेस्ट हटाया, सेकेंड टाइम 7 गया, तो 7 इज स्मॉलर देन 10, तो हमें एक ही बार जरूरत पड़ी वेस्ट हटाने की। ठीक है, तो इस तरह से थे। आखिरी वाला भी ऐसा ही है, एक है, वन है, साइज है। अब वन जो है थ्रेशोल्ड है। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि मस्ट हैव साइज नॉट एक्सीडिंग बी, तो ठीक है, बी पे साइज चलेगा, तो हम हटा देंगे इसको। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे करा। यहाँ पे देख लो जूसर, सिंपल सा कोड, एन बी डी ले लिया। बी मतलब थ्रेशोल्ड साइज, डी इज द डस्टबिन में वो सम होके जाएगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू जीरो, आई स्मॉलर देन एन, आई प्लस प्लस करेंगे, सी इन ए करा, ए इज द साइज ऑफ पर्टिकुलर ऑरेंज। ठीक है, तो ये एन ऑरेंजेस हैं, उसमें पहले ऑरेंज को डाला, अगर वो स्मॉलर देन इक्वल टू बी है, अच्छा इक्वल टू कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो अगर है ऐसा तो हम सम में ऐड करते जाएंगे। क्लियर है? तो ये वाले ये वाले केस में क्या था, इक्वल टू चल जाएगा ना। लास्ट स्टेप में देखो, ये वन 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 है, तो बी की वैल्यू वन है, और वन क्योंकि स्मॉलर देन इक्वल टू भी चलेगा। ठीक है, ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी है, चलेगा, मगर यहाँ पे वन, ये डी जो है वो, डी भी वन है, और हमारा वेस्ट भी वन इकट्ठा हुआ है, और क्वेश्चन कह रहा है कि डी जो होना चाहिए, लिखा है ना, टोटल साइज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डी, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे हमें वेस्ट को एम्प्टी करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो हमने क्या करा है यहाँ पे, पहली बात तो कंडीशन चेक कर ली कि अलाउड है कि नहीं, जूसर में इस ऑरेंज को डालना अलाउड है इतने साइज को। तो अगर स्मॉलर देन इक्वल टू बी होगा तो हाँ अलाउड है, तो सम में ऐड करते जाएंगे। सम करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें चेक करना है कि जो डस्टबिन है वो ओवरफ्लो ना कर जाए, जो वेस्ट है वो ओवरफ्लो ना कर जाए। अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो हम सम जीरो कर देंगे। सम जीरो कैसे करा, डस्टबिन को पलटने का काउंट हमने इंक्रीज भी कर दिया। अगेन मैंने बता रखा है यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगा, अगर लगाना है तो यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा देना, क्योंकि ये दोनों ही इफ कंडीशन के अंदर है। ठीक है, सी आउट लास्ट में काउंट कर देंगे, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव एम्प्टीड द डस्टबिन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आखिरी क्वेश्चन हमारा, नाश्ते एंड राइस, फेयरली इजी क्वेश्चन। क्या करा है इसमें कि हमारे पास चावल का एक पैकेज है, इसमें से चावल गिर गए, बहुत सारे चावल के दाने गिर गए। अब इस पैकेट का वजन जो है वो सी माइनस डी से लेके सी प्लस डी तक का है। ठीक है, इतना हमें अनुमान है, इतना वी नो कि सी माइनस डी से लेके सी प्लस डी तक है इस पैकेट का वजन। और एन चावल के दाने, एन राइस के जो ग्रेन्स हैं वो गिर गए हैं, लेट से, और इनका हर एक दाने का वजन ए माइनस बी से लेके ए प्लस बी तक का है। ठीक है, समझ में आया? तो हमें बताना है कि क्या ये जस्टिफाइड है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि इनका जो सम होगा, जो हमारी रेंज आएगी इसकी, वो विद इन दिस रेंज है। डेफिनेटली ना, कि जितने चावल के मैंने सारे चावल के दाने गिरा दिए, है ना, और वो क्या हुआ कि उनका उनका जो रेंज आ रही है वो ग्रेटर देन दिस आ रही है, हाउ इज पॉसिबल? इतने तो पैकेज में चावल ही नहीं होने चाहिए, है ना। अभी मैं कोड दिखाता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। एक इंट्यूशन दे देते हैं कि हमारे पास एन चावल के दाने थे, लेट से 2 to 12 इनकी रेंज है। 2 to 12 कैसे, अगर ए की वैल्यू हमारे पास लेट से 5 है, बी की वैल्यू 7 है, या ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 5 है ना, 7 - 5 7 + 5, तो ये इतने ग्राम रेंज आ गया। और इसका सी माइनस डी सी प्लस डी कुछ ग्राम्स होगा या केजीज में होगा, उसको ग्राम में देख लेंगे, है ना। इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, बस ये ओवर थिंक कर दिया मैंने। देखो क्या करा हमने, एन ले लिया, दैट इज नंबर ऑफ कितने चावल के दाने गिरे हैं, ए बी सी डी, रेंज हमें दे रखी है। यहाँ बोल रखा है कि एक्स आई जो है वो बिटवीन, यानी हर एक चावल के दाने का जो है वो वेट जो होगा ग्राम्स में, वो इन दोनों के बीच में होगा, ये रेंज होगी इसकी, है ना। तो मैंने क्या करा, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें टोटल पता चल जाएंगे ना कि टोटल मिनिमम रेंज कितनी है, टोटल मैक्सिमम रेंज कितनी है, लेफ्ट और राइट की रेंज पता चल गई। ठीक है, इस तरह से मान लो कि ये एन चावल के दाने, और ए माइनस बी स्मॉलर है, तो इसको अगर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड मिल जाएगी ना। सिमिलरली राइट साइड के लिए एन को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास सी माइनस डी और सी प्लस डी के बीच में आएगा।
ठीक है, और अगर इस रेंज के अंदर वो लाई करता है तो वेल एंड गुड, तो ये है, वरना नो है। तो अब तुम कैसे भी इफ कंडीशन बना सकते हो। मैंने यहाँ पे देखो, ये सी माइनस डी है, ये सी प्लस डी है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आर स्मॉलर देन सी माइनस डी है, अभी तुम्हें आर दिखा दिया ना मैं, एल जो है वो मिनिमम है, आर जो है मैक्सिमम है, इतना समझ में आया। अगर आर स्मॉलर देन सी माइनस डी है, यानी सी माइनस डी से भी मैक्सिमम छोटा है ना, तो नॉट पॉसिबल। साथ में अगर एल बड़ा निकला सी प्लस डी से भी, सी प्लस डी तो मैक्सिमम रेंज है ना पैकेट की, तो उससे भी ज़्यादा निकला, हाउ इज इट पॉसिबल कि इतने ज़्यादा चावल का वजन आ गया जितना पैकेट का वजन भी था भी नहीं, है ना। तो कंसीडरिंग ऑल दिस केसेस हमारा आंसर आता है, और यही था सिंपल सा लॉजिक। तो होप तुम्हें समझ में आया हो, और साथ साथ करते रहो। ठीक है, थोड़ा फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो गई है, मैंने और भी क्वेश्चंस कर दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट भी बना देंगे फटाफट से। और तुम जो आज तुमने सीखा उसको एक बार खुद से कोड करके देखना, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है ही। मिलते हैं नेक्स्ट में। कुछ डाउट हो पूछ लेना, कोई तरीका सीखना हो या कुछ सजेशन देना हो। ठीक है, चलो फिर।